ओम शांति। जब भी हमारी मीठी दादी जी हम सबकी परम श्रद्धेय बड़ी दादी जी की याद आती है तो हमारा दिल भर आता है। और ऐसे नहीं, खाली मेरा नहीं, मैं समझता हूँ यज्ञ में जितने भी हमारे बड़े भाई बहन हैं, हमारी दीदियाँ हैं, हमारे बड़ी वरिष्ठ भ्राता हैं, और भी आप में से बहुत सारे जिन्हें दादी से पालना ली होगी कि दादी की कैसी पालना थी, दादी कैसे हम बच्चों को इतना प्यार करती थी, कैसे ब्रह्मा बाप समान। हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, हम बाद में आए कि तो ब्रह्मा बाबा के मैं समझता हूँ दादी इतना हमें इतना प्यार करती थी तो ब्रह्मा बाबा कैसे करते होंगे। तो उसकी जो पालना के मैं पिछले कुछ आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे दादी के साथ बहुत लंबा समय रहने का मौका मिला, उनकी पर्सनल सेवा करने का मौका मिला एज ए फिजिशियन। तो कैसे दादी, किस तरह से दादी हमें पालना देती थी, कैसे हमें गाइडेंस देती थी, कैसे हमारे जीवन को संवारा दादी ने, तो आज मैं आपसे वो शेयर करूँगा। मुझे याद आता है जब दिल्ली में रहते हुए, जब 1968 में हमारे गीता पाठशाला शुरू हुई, 68 में गीता पाठशाला शुरू हुई। मैं छोटा बच्चा था उस समय, 9 साल का था सिर्फ। तो घर में दीदियाँ आती थी और मैं भाग भाग करके स्कूल जाने से पहले आसपास की माताओं को इकट्ठा कर लेता था। और फिर हमारी दीदियाँ जो दीदी आती थी, कृष्णा बहन त्रिनगर से, वो मेरे लिए टोली लेके आती थी। सरला बहन और दोनों आती थी, तो टोली लेके आती थी और मैं टोली खा के स्कूल चला जाता था। तो 1970 में एक बार दादी प्रकाशमणि जी पांडव भवन दिल्ली में आई हुई थी। तो तब मेरी माताजी, पिताजी और मुझे लेकर के वहाँ लेके पांडव भवन लेके गए और बड़ी दादी को कहा कि मुझे बताया कि ये बड़ी दादी हैं। मतलब हमें ये नहीं पता था कि चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से, मुझे नहीं पता था, छोटा 10-11 साल का तो था ही मैं। तो तब दादी जी इसको मिलाया गया, दादी से मिलाया, मुझे माता पिता मिले, साथ में मुझे ही मिलाया कि ये वहाँ की गीता पाठशाला का मुख्य सेवाधारी भाई है। मुझे ऐसे करके मिला कि ये सब माताओं को बुला करके लाता है। सुबह सुबह प्रभात फेरी में भी झंडा लेके सबसे आगे चलता है। प्रभात फेरी सुबह 5 बजे निकलती थी ना, सुबह कहते जागो नया सवेरा आया है, ऐसे हम लोग नारा लगाते चल, जागो जागो नया सवेरा आया, ऐसे हम वहाँ पर करते थे। तो दादी ने तभी कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर ना बाप का नाम भला करेगा, बाबा का बहुत नाम भला करेगा। फिर ऐसे हम पढ़ते रहे, फिर आगे बढ़े। फिर 73 में दिल्ली में मेला लगा था। दिल्ली में मेला लगा तो हमारी माताजी तो सुबह ही निकल जाते थे 8 बजे ही घर से। शाम को मैं वहाँ से, हमारे यहाँ सीधी बस थी हमारे यहाँ से, तो हम 73 में मेले में शाम को 5-5:30 पहुँच जाते थे। फिर वहाँ हमारी दीदी ने हमें एक बार फिर दादी से मिलाया। फिर दादी ने हमको दादी तो रोज़ ही आती थी मेले में, दिल्ली रामलीला भंडार का जो मेला था उसमें आती थी। तो फिर दादी ने वहाँ भी हमको मुझे बहुत प्यार दिया और दादी से हम लोग रोज़ ही एक बार तो मिल ही लेते थे शाम के समय। फिर रात को 8 बजे वापस आते थे वहाँ से। तो ऐसे फिर तो उसके बाद मेरा हायर सेकेंडरी पूरी हो गई। फिर तो बस उसके बाद तो हम पढ़ाई में लग गए, MBBS में चले गए, भूल गए। माता पिता चलते रहे, कुछ चले नहीं चले। और उस समय धारणाएँ बहुत मजबूत थी हमारी सभी की ना, घर में भी बहुत अच्छे नियम थे। फिर मेरी MBBS पूरी हो गई और जब मैं दिल्ली में एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुझे एडमिशन मिला MD के लिए, तो उस समय जो है फिर मेरा वापस तब तक क्योंकि हम काफ़ी बीच में 10 साल 11 साल हमारा कनेक्शन टूट गया, मतलब क्योंकि हम हॉस्टल में रहे, पढ़ाई करते रहे, तो कनेक्शन टूट गया। तो फिर हम जो है बाद में फिर 86 में फिर दोबारा से ज्ञान में आए। 86 में ज्ञान में आए और फिर कोर्स किया और मैं तब तक मैं डॉक्टर बन चुका था, MBBS कर चुका था, डॉक्टर बन चुका था। तो उस समय फिर मैं बाबा की हम ज्ञान में आए और फिर मैंने MD मेडिसिन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। पहले एम्स में रहा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। फिर MD करने के बाद फिर उन दिनों ये जब मैं हमारा 86 में जब हम लोग
मधुबन में आए थे। दादी हमारे शिविर में हमसे मिलने आई। फिर उसके बाद दादी ने जब 89 में एक मीटिंग हुई हमारे यहाँ माउंट आबू में, तो दादी ने एक बार जब एक ग्लोबल हॉस्पिटल बनना था माउंट आबू में, उसकी प्लानिंग चल रही थी, तो दादी ने कहा हॉस्पिटल तो बन जाएगा पर डॉक्टर कौन आएगा इसमें। कुछ डॉक्टर्स बैठे थे, डॉक्टर्स दिल्ली छोड़ के कोई कहीं से यहाँ पर काम करने कैसे आएगा। तब मैंने दादी को कहा था, मैंने हाथ किया, दादी मैं आऊँगा। तो दादी ने कहा देखो एक डॉक्टर तो मिल गया हमको ना। तो फिर 91 में जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया उस समय, कि तो उस समय ही मुझे मतलब जो है अपेंडिसाइटिस हो गया और उसके बाद पेनिसिलिन से रिएक्शन हो गई। उसी समय मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। फिर दादी ने मुझे अगले दिन, दादी जब सुबह मुझे मिलने आई और दादी ने फिर मेरे को कहा, नहीं गुप्ता जी आप ना अभी दिल्ली, दादी गुलजार को जाना था। फिर दादी गुलजार को दादी ने कहा कि आप कल जा रहे हैं तो दादी गुप्ता जी को भी साथ आपके साथ ही गाड़ी में जाएंगे। तो मुझे उस समय दादी गुलजार के साथ दिल्ली जाने का चांस मिला। तो दादी ने मतलब मुझे उस समय बहुत प्यार से भेजा कि गुप्ता जी अभी कोई बात नहीं, आप बाद में फिर बाबा आपका पार्ट है, आप ज़रूर आना। फिर हम आते रहे, चलते रहे। और एक्चुअली 89 में दादी ने मुझे बाबा से मिलाया, स्टेज पे बुलाया, बाबा से बुलाया। मैं पांडवन सेवा में करने आया था, तो पांडवन में सेवा की। तो उस समय दादी ने मुझे मतलब बाबा से मिलाया और बाबा को सारा इंट्रोड्यूस कराया कि बच्चा ये जो डॉक्टर है ये बहुत अच्छी सेवा करता है, सभी को बहुत पसंद भी है। तो इस तरह से दादी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उसमें बाबा को। और फिर दादी ने मतलब हम लोग चले गए वापस। फिर 91 में मुझे ऐसा हुआ और फिर मैंने कार्डियोलॉजी में मैंने एमडी मेडिसिन मेरी हो गई थी। फिर मैं कार्डियोलॉजी में गंगाराम ज्वाइन किया, फिर बाद में एस्कॉट हार्ट सेंटर ज्वाइन कर लिया। फिर वहीं मुझे ऐसा कुछ अनुभव होते रहे कि जैसे कैसे राजयोग द्वारा हम हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो 95 में मैं एक बार यहाँ पर आया था। तो जब आया तो दादी ने मुझे कहा, गुप्ता जी अभी आप यहाँ आ जाओ। मैं 94 में पहले कहा अभी आप आ जाओ, आपकी बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा दादी मैं आ जाऊँगा, क्योंकि उसी साल मेरे फादर को वो आ गया, स्ट्रोक का पैरालिसिस का अटैक आ गया। अगले साल फिर बीच में हार्ट का प्रोग्राम बन गया, रिसर्च प्रोग्राम बना। तो फिर मेरे को हालांकि दिल्ली मुझे कहा गया था आप यहीं पे रिसर्च करो ये हार्ट की, किंतु मेरे को लगता था नहीं मुझे मधुबन जाना चाहिए। मधुबन सबसे अच्छी भूमि है जहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो फिर मैं माउंट आबू दादी से एक बार मिला तो दादी ने कहा, निर्भय भाई ने भी कहा, नहीं गुप्ता जी अभी आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आके रिसर्च भी करना, सेवा भी करना। तो हम अप्रैल 95 में यहाँ आ गए। मैं बताता हूँ दादी ने कैसे हमको, मुरली से तो मुझे प्यार था, वहाँ पर भी दिल्ली में भी प्यार था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद दादी से हम लोग जैसे सुबह सुबह मुरली सुनने के बाद मधुबन में दादी वहाँ पर पांडवन में बैठी होते थे, दादी मिलते थे और दादी को बड़ा टेंशन रहता था। कभी कभी मैं मुरली सुनने नहीं आता था सुबह सुबह हॉस्पिटल से। फिर शाम को हम जब दादी से मिलते थे तो दादी उस समय कहती, गुप्ता जी आज सुबह मुरली में नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा दादी वो ना सुबह आज पेशेंट सीरियस आ गया था हॉस्पिटल में, किसी को हार्ट अटैक होता है, कोई सीरियस पेशेंट आते तो हमको एकदम तुरंत अटेंड करने जाना पड़ता था। तैयार होते थे मुरली के लिए और एकदम हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो दादी कहती कितने बजे पेशेंट से फ्री हो गए? मैंने कहा दादी आधे घंटे में पेशेंट ठीक हो गया, बेटर हो गया था। अच्छा 7:30 हुए ना, तो 7:30 आ जाते, मुरली में आ जाते। मैं दादी क्लास में लेट आना अच्छी बात नहीं होती, लेट आना अच्छा नहीं लगता है। नहीं सब जानते हैं डॉक्टर लेट हो सकता है, आप लास्ट की मुरली में भी लास्ट में ही पहुंच जाओ ना, धारणा के लिए मुख्य सार पे तो भी आ जाओ, आपकी सीट फिक्स है, पहले आप आके बैठ जाओ, कम से कम धारणा के लिए मुख्य सार तो बुद्धि में जाएगा। तो फिर दादी कहते कोई बात नहीं, अगर धारणा के लिए मुख्य मुरली पूरी भी हो गई तो भी आप हॉस्पिटल से पांडवन आओ, बाबा के कमरे में जाओ, मेरे से मुरली लेके पढ़ो, फिर हॉस्पिटल जाओ। तो दादी ने मेरे को मुरली में रेगुलर बनाया एकदम। दादी ने मतलब ऐसी लगन लगाई मुरली में कि मुरली में जाना कितना ज़रूरी है। मैंने कहा दादी मैं घर में ही पढ़ लेता हूँ मुरली कई बार, क्योंकि उसमें फिर अगर मैं नहीं आ पाता फिर घर में बैठ नहीं, घर में नहीं पढ़नी है, घर में भले पढ़ो पर क्लास में आना बहुत ज़रूरी है। और दादी ने मतलब ऐसी लगन लगाई कि, और दादी का ये नियम था
फिर दादी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी आपको कम से कम 5 मिनट, चाहे कोई काम ना भी हो, मेरे पास बैठ के जाना। तो दादी ने ये जो है मुझे बहुत अच्छी एक वो दी। तो उसमें दादी जब बैठी होती थी, मैं दादी के पास जाता था, दादी मुझे कोई ना कोई ऐसी शिक्षा की बात कहती। दादी बोलती बहुत कम थी, किंतु कर्मों से हमको सिखाती थी, है ना, गुणों से सिखाती थी, कैसे कैसे मुझे सिखाती थी। तो दादी कई बार ऐसे ही बैठी होती। दादी कई बार कई लोग बैठे भी होते थे। वहाँ चांदनी चौक है ना, जो निर्भय भाई का कमरा वो था ना, वहाँ पर दादी कुर्सी लगी होती। कई बार दादी अंदर भी जाके बैठ जाती थी और दादी के पास में जाके बैठता। दादी को फिर दादी कहती, कभी कभी दादी को ऐसे प्रश्न पूछ लेती। दादी एक बार मुझसे पूछा, गुप्ता जी आप बाबा है ना, जैसे बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी सामने। दादी कहती मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। फिर दादी कहती, मैं दादी आप तो आपको तो सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितने लोगों से, तो आप दादी अब थक जाती होंगी। कहते दादी कभी थकती नहीं है, क्योंकि बाबा की याद में सेवा करती है। और दादी कभी थक जाती ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, बाबा मेरी मसाज कर देता है। फिर दादी ने, मैं आपके साथ बताता हूँ, दादी मतलब कुछ कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। दादी कैसे सुबह सुबह मुझसे कई बार बात करती थी। फिर दादी ने क्या किया, हम लोगों को कुछ ही दिन हमको हुए थे आए हुए, हम 15 अप्रैल को आए थे। दादी ने मेरे को, बाला बहन को और हमारा छोटा बेटा था 2 साल का, लगभग नहीं 2 नहीं, उस समय तो 10 साल का था, तो हम तीनों को बुलाया। और दादी कैसे अपना बना लेती थी, हमको सबको कैसे बना लेती थी। तो दादी ने हमको कहा, नहीं अभी गुप्ता जी आप बाबा के घर के हो, बाला बहन भी दादी के घर की है, वो दादी की बाबा के घर की बेटी भी है, बहू भी है, और ये बेटा तो हमारा है ना। तो दादी ने बाला बहन को उस समय बुला करके, मुन्नी बहन को बुलाया, गहने मंगाए, अपने हाथ से दादी ने बाला बहन को गहने पहनाए, ये हमारी बेटी है, हमारी बहू भी है ना। तो ऐसे करके दादी ने उसको अपना बनाया। और दादी ने कहा जब भी कुछ आपको चाहिए, आप ये बाबा के घर के हो, कुछ भी चाहिए आपको, यज्ञ से लो, आपको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं, बाबा के घर के आप बच्चे हो। तो दादी ने हमको इतना मतलब से एकदम अपना ही बना लिया, जैसे कभी हमारे मन में कभी दोबारा ख्याल भी नहीं आए वापस दिल्ली कभी जाएं। तो दादी मतलब ऐसा हमको औरों के साथ भी करते थे कि, तो हमें तो दादी ने ऐसे, जैसे हमें लगा कि दादी हमारी इतनी मतलब मोह नहीं कहेंगे कि दादी का प्यार इतना हमारे से हो गया, कोई बात हो दादी कहेगी, कोई बात हो मुझसे आके शेयर कर लो, कोई बात हो मुझसे कह दो, किसी तरह कोई बात हो मुझसे शेयर कर लो। फिर एक दिन दादी के पास में सुबह सुबह गया, दादी ने कहा, अच्छा गुप्ता जी पता आपको इंचार्ज किसे कहते हैं? इंचार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने, दादी आप हैं ना इंचार्ज, अब सारे यज्ञ के इंचार्ज हैं आप, डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं। नहीं पर इंचार्ज का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा दादी मुझे तो नहीं पता, इंचार्ज माना इंचार्ज, डिपार्टमेंट का हेड, उसको इंचार्ज कहते हैं। तो दादी कहती है इंचार्ज माना जो इन रह के, इन माना अंदर रह के अपने आप को बाबा से चार्ज करता रहे, और जो भी उसके साथ कार्य करने वाले भाई बहन हैं उसके डिपार्टमेंट में, उन सबको शांति प्यार खुशी की एनर्जी से भरता रहे, बांटता रहे, वो इंचार्ज है। अदरवाइज आंख दिखाने वाले, गुस्से से काम कराने वाले, वो इंचार्ज नहीं, वो आउट चार्ज है। दूसरों को जो आंख दिखा के काम कराते ना, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात तुम्हें माननी होगी, वो आउट चार्ज है। तो दादी हमेशा बाबा से, क्योंकि जो भी आपके पास काम करते हैं, भाई बहन काम करते हैं, वो आपके पास सॉल्यूशन मांगने के लिए आते हैं, और उनको फिर वो कंफ्यूज होते हैं। उनको अगर आप डांट लगा देंगे तो क्या होगा, वो ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका काम है उनको, आप सीनियर होने के कारण से शांति प्यार खुशी आनंद, उनके सॉल्यूशन दो, उनको मदद करो, ताकि वो हमेशा हर बात के लिए आपके पास आए। तो दादी ऐसे छोटी छोटी बातें हमको बताती रहती थी। फिर मुझे याद है कि हार्ट का प्रोग्राम, फिर मुझे क्या हुआ 96 में मुझे खुद को हार्ट की बीमारी हो गई। नवंबर 96 में मुझे, हालांकि मैं उसके पहले लॉन टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, मुझे कोई तकलीफ़ थी नहीं, मैं तो एकदम रेगुलर था। अभी क्योंकि मैं दिल्ली में प्रोग्राम बाबा को हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट करके आए थे, रिसर्च प्रोग्राम, तो बीच में मीटिंग, 1-2 बार मीटिंग और भी हुई थी, तो उसमें हम गए, वो लोग नहीं माने हमारे हिसाब से, कहते राजयोग क्या है, इसमें कुछ हठ योग के भी आसन वगैरह डालो,
प्राणायाम शुरू कराओ साथ में, ये कराना वो। हमने कहा हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, मुझे नवंबर 96 में मुझे खुद को एक दिन छाती में दर्द हुआ, एंजाइना हुआ और पसीना आया और घबराहट हुई। तो मेरे को तकलीफ़ हो गई। तो उसके बाद जो है ऐसी बात बनी, फिर मैं जो है फरवरी 96 काफ़ी मुझे तकलीफ़ बढ़ गई। मेरे हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ होती थी, धड़कन इरेगुलर होती थी, छाती में दर्द होता था मेरे को बहुत। तो दादी कहती थी गुप्ता जी आप, निर्भय भाई भी कहते थे गुप्ता जी इस बीमारी का इलाज जहाँ भी पॉसिबल है, यूएसए में पॉसिबल है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके हम आपका इलाज कराएँ, आप जहाँ को वहाँ पे जाके इसका इलाज कराएँ। मैंने दादी मुझे कहीं इलाज नहीं करना, मुझे मैं ऐसे ही रहूँगा। फिर फरवरी में मुझे एक मेरे यूएस के फ्रेंड थे, वो आए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी दीवारें, हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं और हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा हो गई, 90%, नॉर्मल 60% होते हैं, तुम्हारी 90% हो गई और तुम्हें कभी भी तुम्हारी डेथ हो सकती है। तुम्हें ऐसी बीमारी है, बहुत रेयर बीमारी होती है कि कभी भी तुम्हें नुकसान हो सकता है और मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रहोगे। मेरे उसके नॉलेज में ऐसा था कि 2 साल के अंदर ऐसी बीमारी वालों की डेथ हो जाती है। तब मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 37 ईयर्स की मेरी उम्र थी। तो क्योंकि रात को मुझे सांस आता नहीं था, तो मैं रात को मेरे सांस नहीं आता था, धड़कन बहुत तेज़ होती थी, दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, धड़कन इरेगुलर हो जाती थी। तो मैं रात में सो नहीं पाता, तो बाबा को याद करता था, बाबा को याद करता मेरी धड़कन ठीक हो जाती थी और दर्द भी कम हो जाता। ऐसे सोने की कोशिश करता, फिर मुझे धड़कन शुरू हो जाती और दर्द शुरू हो जाता, फिर मैं उठ के बैठ जाता। सारी रात में ऐसे बाबा को याद करता। उन्हीं दिनों फिर दादी ने कहा गुप्ता जी, उसने मेरे को फ्रेंड ने बताया था कि यूएसए में इसका इलाज है, इसका हार्ट का ना जो बीच में सेप्टम मोटा हो गया था, उसका हम ऑपरेशन करके उसको छोटा कर देते हैं और पेसमेकर लगा देते हैं हार्ट में, तो उससे अच्छा हो जाता है। तो दादी ने मुझे एक दिन बुलाया कि गुप्ता जी इसमें यूएस में चले जाओ, मैं मोहिनी बहन को फ़ोन करती हूँ, आपका सारे इलाज की सुविधा हो जाएगी, आप वहाँ इलाज करा लो। मैंने कहा नहीं दादी मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि उन्हीं दिनों मुराद सलीम मारन थे, एक इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उसकी फरवरी 97 की बात बता रहा हूँ। उस समय उनको यही बीमारी जो मुझे थी वही बीमारी उनको हुई थी। तो उस समय डॉक्टर के उनको ये ऑपरेशन कराया, उसके बाद वो आईसीयू में 2 महीने रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मैं अखबार में पढ़ता था, तो मैंने कहा मुझे ऐसा ऑपरेशन नहीं कराना है। मैं अपने अंदर तक कहा, मैंने दादी को कुछ नहीं कहा। तो दादी ने कहा अच्छा गुप्ता जी बाबा को खूब याद करो, बाबा को लेटर लिख के दो, बचपन से लेके आज तक जो भी कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ भी आपको सूक्ष्म मन में आता हो लिख के दो और खूब योग करो, खूब मुरलियाँ पढ़ो, खूब अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो, सारा दिन मुरलियाँ पढ़ो। तो मैंने शुरू किया लेटर लिख के देना बाबा को, जो मुझे सूक्ष्म बातें समझ में आती, कुछ गलतियाँ, कुछ पुरानी बातें, सारा दिन मैं लिखता रहता था लेटर बाबा को लेटर लिख के बाबा को देना, फाड़ के डस्टबिन में डाल देना और खूब बाबा को याद करना। अव्यक्त मुरलियाँ मैंने पढ़नी शुरू की, 69 से लेकर के मैंने तब तक की मुरलियाँ पढ़नी शुरू की। खूब मुरलियों का अध्ययन किया, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन किया। साकार तो पढ़ता ही था, किंतु अव्यक्त भी बहुत पढ़ता था। तो मुझे बड़े अच्छे अनुभव होते थे। सारी रात में भी योग करता था, थक जाता सो जाता था। 3 महीने मैंने ऐसे खूब तपस्या की, दादी के डायरेक्शन पे मैंने ऐसा किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे 3 महीने में दर्द होना बंद हो गया और हार्ट की धड़कन भी रेगुलर होने लगी। और फिर मेरे को दादी ने कहा गुप्ता जी आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आप जो है बाबा आपके साथ है, यज्ञ आपके साथ है, आप बिल्कुल भी इजी रह के सेवा करो, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, बाकी टाइम आराम करो, आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो फिर सितंबर में दादी ने मेरे को एक कॉन्फ्रेंस और थी दिल्ली में, वहाँ गया तो वो यूएस वाले डॉक्टर फिर आए हुए थे। उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेट मी सी योर इको। मेरा फिर हार्ट का इको करके देखा तो मेरा हार्ट का इको उसने किया तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि मेरा हार्ट नॉर्मल हो चुका था। हार्ट की दीवारें जो मोटी हो गई थी बहुत, वो नॉर्मल साइज़ की हो गई। हार्ट की पंपिंग जो 90% हो गई थी 65% हो गई और हार्ट की धड़कन रेगुलर हो गई। तो उसने कहा डॉक्टर गुप्ता आपने क्या किया? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि क्योंकि हमारी जो मेडिकल साइंस में मेडिटेशन को उस समय मेडिटेशन को मानते नहीं थे। लोग कहते पागल है शायद ऐसे कि मेडिटेशन से कभी ऐसे ठीक हो सकता है क्या, ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो आपने किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ठीक हो गया। तो वो चलो बात पूरी हुई। मैं अपने घर आया, घर आकर के फिर मैंने और फिर जो है जैसे ही मैं आया तो मेरे को फिर दोबारा से मिनिस्ट्री से लेटर आया हुआ था। तो मैं दादी के पास गया, दादी अभी मिनिस्ट्री से लेटर आया।
कहती अभी जाके मिनिस्ट्री में जो ना आप खूब उससे बोलना, बताना कि राजयोग क्या होता है। बाबा ने आपको अनुभव कराया है, आप राजयोग के बारे में जाके बोलना कि आपके पास दोनों रिपोर्ट आपके हाथ में है, पहली रिपोर्ट आपकी, ये दूसरी रिपोर्ट आपकी हाथ में है कि कैसे राजयोग से हार्ट की बीमारी ठीक होती है। तो मैं फिर मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई हमारी, तो दादी ने वहाँ पर उन्होंने हमें इस मीटिंग में कहा कि हमें ना आपका प्रोजेक्ट पास करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स बैठे थे, डायरेक्टर बैठे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप करो। कहते बस एक काम हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ना शवासन जरूर करा देना, इसमें प्राणायाम भी नहीं कराएंगे, आसन और दूसरे आसन भी नहीं कराना, नेचुरोपैथी भी मत रखना, आप सिर्फ राजयोग कराना। एक हमारी रिक्वेस्ट है, शवासन जरूर कराना। तो मैंने सोचा शवासन क्या होता है। शवासन माना ये हाथ भी मर गए, पैर भी मर गए, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया। यहाँ पे आके हम कहते भी मैं यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पहुँचते हैं शवासन। तो मैंने कहा राजयोग में तो हम करते हैं आत्मा सारे शरीर को जागृत करती है, चैतन्य शक्ति आत्मा सारे शरीर को चलाती है, तो अपोजिट हो गया शवासन। तो मैंने कहा हम शवासन नहीं कराएंगे। डायरेक्टर को मैंने कहा हम शवासन नहीं कराएंगे। मेरे साथी लोग बैठे थे ना, जो मेरे 2 साइंटिस्ट साथ में, इधर एक इधर बैठे, नहीं डॉक्टर गुप्ता मान जाओ आप। मैंने कहा नहीं हम शवासन नहीं कराएंगे, हम तो शिवासन कराएंगे। तो कहता है शिवासन क्या होता है? वो डायरेक्टर कहता है शिवासन क्या होता है? मैंने कहा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव की याद में रहने से हम अपने हार्ट को ठीक कर सकते हैं, इसको शिवासन कहते हैं, जैसे मैंने किया। तो कहता है आपने क्या किया? तो मैंने उसको रिपोर्ट दिखाई, देखो मेरा हार्ट की बीमारी क्या थी और कैसे ठीक हो गई। कहता है डॉक्टर गुप्ता यू आर वंडरफुल। उसने साइन कर दिया, प्रोजेक्ट पास हो गया, सैंक्शन हो गया इसी बात पर। फिर क्या हुआ कि 27 दिसंबर को प्रोग्राम लॉन्च हो गया। सभी दादियों ने, बड़े भाई बहनों ने, विदेश के भी उसमें टीचर बहनें थी, हमारी जो जयंती बहन थी, मोहिनी बहन, सबके सामने वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ। दिल्ली के मिनिस्ट्री से लोग आए हुए थे। 28 दिसंबर को दादी ने मुझे सुबह सुबह मुरली के बाद इशारा किया कि गुप्ता जी मुझे मुरली के बाद मिलना। मधुबन में ही मैं जाके दादी के पास जाके बैठा, दादी बैठे थे और मैं मीटिंग रूम में, दादी का मीटिंग रूम ना ऊपर बाबा कमरे के साथ। तो दादी ने कहा गुप्ता जी अब अच्छा प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया, अभी कब शुरू करेंगे? मैंने कहा दादी 27 फरवरी को शुरू करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी को मुझे विजन साक्षात्कार हुआ था इस बात का, कैसे बीमारी ठीक हो सकती है। तो दादी ने कहा अच्छा आप ना ऐसे करना, अच्छा ये बताओ कि हार्ट की बीमारी होती किन लोगों को है? मैंने कहा दादी जो ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में फील करते हैं, अपने मन की टेंशन शेयर नहीं करते, उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। अच्छा आपको कभी जल्दीबाजी होती है क्या? दादी किसी सिखाती थी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको कभी जल्दीबाजी होती है क्या? मैंने दादी हाँ, कब पेशेंट सीरियस होता है, मर रहा होता है, तो डॉक्टर साथ में काम नहीं करते, नर्सेज ठीक ढंग से साथ नहीं देती, तो कभी कभी जल्दी करना पड़ता है कि पेशेंट मर जाएगा, जल्दी करो। अच्छा आपको होती है। कभी गुस्सा आता है क्या? मैंने दादी वैसे तो गुस्सा नहीं आता, पर कभी कभी माथा गर्म तो हो जाता है जब लोग गलत काम करते हैं, पेशेंट सीरियस होते हैं, उसी पे आता है कि पेशेंट मर जाएगा, ठीक से नहीं करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, कभी कभी अंदर अंदर आता है, बाहर नहीं करते हैं। अच्छा आपको कभी फीलिंग होती है क्या? कुछ होता है, किसी को आपको कोई कुछ कह देता है, आपको फील होता है क्या? मैंने कहा हाँ जरूर दादी, बहुत फील होता है। फील होता है आपको? ऐसे दादी ने मुझसे बहुत अच्छा अपने मन की बातें शेयर करते हो क्या बाला बहन से? मैं दादी बाला बहन से शेयर तो नहीं करता मैं। बाबा से शेयर करते हो, चिट्ठी लिखते हो? मैं दादी वो हाँ, अभी तो लिखनी शुरू की थी ना पीछे, आप अभी आपने बताया था मैं लिखनी शुरू की थी। रोज़ करते हो क्या? रोज़ लिखते हो बाबा को पोता में लिखते हो क्या? मैं दादी रोज़ तो पोता में नहीं लिखता हूँ। अच्छा ऐसे दादी ने मुझसे कई सारी बातें, कभी कभी उदास हो जाते हो क्या? मैंने कहा दादी कभी कभी तो हो जाता हूँ। अच्छा फिर आप क्या सिखाओगे? आप तो खुद ही करते हो सारे काम, तो आप हार्ट के पेशेंट को क्या सिखाओगे? तो मैंने कहा दादी वो तो उनको सिखाना ना, बताएंगे उनको कैसे ऐसे होता है। इनको जो जल्दीबाजी कर 3 गुना हार्ट अटैक्स होते हैं, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना हार्ट अटैक्स होते हैं, जो उदास रहते हैं उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। कहती ऐसे नहीं, कोई नहीं सीखेगा, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। आप अपने जीवन में आपके बात आनी चाहिए, हर बात। जल्दीबाजी आपको करनी छोड़नी है पहले, दूसरों कहने से पहले। गुस्सा करना आपको छोड़ना है पहले, उदास होना पहले आपको छोड़ना है। अपने मन की हर बात रोज़ बाबा को शेयर करनी है, लिख करके शेयर करनी है, तब आप दूसरों को बोलना। नहीं तो आपका प्रोजेक्ट फेल। ये जो बाबा का, दादी कभी नहीं कहती थी मेरा प्रोजेक्ट, दादी कहती बाबा का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो मैंने कहा दादी अच्छा ठीक है दादी करूँगा, है ना।
फिर दादी कहते क्या खान पान, क्या खाना पीना खिलाओगे, किस किस चीज़ों से हार्ट की बीमारी होती है। मैंने दादी जो तली चीज़ें खाते हैं, पराठा पकोड़ा समोसा मिठाइयाँ खाते हैं, है ना, टोलियाँ खाते हैं बहुत सारी, तो उनको हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है ना। तो नॉनवेज खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं, है ना। तो कहती है आप कभी पराठा खाते हो क्या, पकोड़े खाते हो क्या। मैंने कहा दादी भोग बनता है तो खाते हैं ना, भोग वाले दिन तो खाते ही हैं, है ना, गुरुवार का भोग होता है खाते हैं। अच्छा आप खाते हो। तो मैंने कहा बाबा का भोग है ना, वो तो खाना ही होता है। कहती आप खाते हो तो आपकी कौन बात मानेगा, उनको भी तो डायबिटीज़ होती होगी ना, उनको भी तो हार्ट की बीमारी ना, वो आपकी बात कैसे मानेंगे। तो मैंने कहा दादी क्यों नहीं खाना चाहिए, आप टोली देते तो मैं खाऊं नहीं क्या। तो दादी कहती है यहाँ से कौन सी मुरली में लिखा है ऐसे कि भोग खाने से आप अच्छा रहेगा, आप यहाँ से क्यों खाते हो, यहाँ से खाओ ना, है ना। आप पूरी प्लेट खाओ ना, थोड़ा क्यों खाते हो, यहाँ से पूरी खा लो ना। तो मैंने कहा दादी ऐसे। तो दादी कहती है, मैंने कहा दादी उनको बताना ना, मुझे थोड़ी ना बीमारी है, मैं तो ठीक हो गया हूँ ना अभी तो। तो दादी कहती नहीं, जो कुछ आप किसी को कुछ कहो पहले खुद धारण करो, आपके जीवन में बात आ जाए तब आप वो काम किसी को कह सकते हो, नहीं तो कह नहीं सकते हो, कोई आपकी नहीं मानेगा। आपके कर्मों में पहले कर्मठता नहीं होगी तब तक आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो तब मेरे को अंदर अटेंशन, जैसे आप भी राजयोग करते हैं, सालों से करते हैं, कि तो फिर भी ऐसे संस्कार पुराने को मूल संस्कार कहते हैं, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, खान पान में गड़बड़ कर लेना, सामने खाने पीने की चीज़ अच्छी देख करके ज़्यादा खा लेना, जो ब्रह्मा बाबा सिखाते थे। दादी ने मुझे प्रैक्टिकली कहा कि नहीं आज से आप सब छोड़ दो। सिंपल जो आपने चार्ट बनाया है उनके लिए, पेशेंट्स के लिए, क्या खिलाओगे उनको बताओ। मैंने कहा दादी ये खिलाएंगे। अच्छा तो यही आप आज से खाना शुरू करो, 2 महीने ऐसा ही और आगे भविष्य में ऐसे ही करना, तब लोग आपकी बातें मानेंगे, तब परिवर्तन होगा। अगर आप नहीं करेंगे उनका भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले अपना परिवर्तन करो, फिर दूसरों का परिवर्तन करने के लिए बोलना। फिर मुझे कहा वॉकिंग के लिए कहा। मैंने कहा दादी जो रोज़ वॉकिंग करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम हो जाती है, जो नहीं करते हैं उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। आप रोज़ करते हो। मैं दादी कभी कभी तो मिस हो जाती है। मैंने कहा हाँ दादी मिस। कहते उनकी भी मिस हो जाएगी। आप रोज़ पहले वॉकिंग करो, नाश्ते के पहले वॉकिंग करने का पक्का प्रिंसिपल बनाओ। ऐसे दादी ने मुझे चार्ट भरते हो, रोज़ याद का चार्ट भरते हो, उनको चार्ट भरने के लिए कहोगे आप खुद भरते हो चार्ट। मैंने कभी कभी दादी 1 हफ्ता भर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, 10 दिन भरते हैं फिर भूल जाते हैं। कहते वो भी भूल जाएंगे। तो आप रोज़ चार्ट बना, जो चार्ट उनको देने वाले हो वो आप खुद भरो, रोज़ खुद भरो, बिना नागा भरो। तो ऐसा दादी ने मुझे हर चीज़ में फिर इसमें कराया। कहते अब 2 महीने रह गए हैं प्रोग्राम के, अभी आप करना। तो इस तरह से दादी मुझे एक एक बात के लिए एक एक बात 100 पे कैसे अटेंशन देना है ना, कैसे मुझे एक एक बात के लिए। फिर मेरे को क्या होता, एक प्रोग्राम शुरू हो गया। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो दादी ने पहले प्रोग्राम में दादी मिलने आई। उसमें 5 ही पेशेंट हार्ट के पेशेंट आए थे। 5 पेशेंट थे, 5 साथ वाले थे। तो मैंने कहा दादी ये 5 हार्ट के पेशेंट आए हैं। तो दादी उनसे मिल रही थी, इसमें थी ना हिस्ट्री वाला ना ऊपर, दादी को वहीं मैं उनको लेके आया था मिलाने के वास्ते। तो दादी ने कहा यह इनको आगे से हार्ट पेशेंट नहीं कहना। मैंने कहा दादी क्या कहेंगे फिर। दादी कहती है बाबा के दिलाराम बाबा के दिल वाले बच्चे हैं, इनको दिल वाले कहना, क्योंकि वो हिम्मत वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑपरेशन ना करा के आपके पास आए हैं, बाबा के घर में आए हैं और ये राजयोग से अपना हार्ट ठीक करेंगे। आगे से कभी किसी हार्ट पेशेंट को हार्ट पेशेंट नहीं बोलना, दिल वाले कहना। तो तब से दिल वाला नाम फेमस हो गया है ना, सारे वर्ल्ड में दिल वाला नाम चला गया कि हार्ट पेशेंट नहीं दिल वाले। तो ऐसे ही दादी ने नाम उनका दिल वाले रख दिया। दादी हर ग्रुप से बड़े प्यार से मिलती थी, कि पेशेंट की रिपोर्ट देखती थी, फिर मुझसे पूछती थी क्या क्या इनको खिलाया, क्या कैसे किया, कैसे का अनुभव भी सुनती थी। तो दादी हमेशा कहती थी नहीं कभी कोई आवश्यकता पड़े, कोई चीज़ की आवश्यकता हो दादी को आके बताना, दादी बैठी है। अभी क्या हुआ कि पेशेंट आने लगे सीरियस, तो कई बार मुझे पांडव भवन वाले भी, हॉस्पिटल वाले भी कभी कहते इतने सीरियस पेशेंट को आप बुला लेते हो, इतने ब्लॉक वाले पेशेंट को बुलाते हो, कभी किसी को कुछ हो गया तो मैं दादी के पास गया। दादी मुझे भी कभी कभी चिंता होती है, ये हार्ट पेशेंट सीरियस पेशेंट होते हैं, इनको ऐसे बुलाते हैं, कई लोग मुझे कहते भी हैं सीरियस पेशेंट हैं,
इनको यहाँ बुला लेते हो, तो आप कैसे इनको मतलब कुछ हो गया तो क्या करेंगे? इतनी फैसिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तब हमारे पास फैसिलिटी थोड़ी कम थी, अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, सब तरह की मशीनें हैं। पहले हमारे पास इतनी मशीनें नहीं थी, इतने इक्विपमेंट नहीं थे। तो दादी को मैंने कहा, दादी कहती गुप्ता जी ये आपके पास नहीं आते हैं पेशेंट, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये दिलाराम बाबा के पास आते हैं, ये दिल वाले उसके बच्चे हैं, उसके पास आते हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आप चिंता मत किया करो इसके बारे में, बाबा की जिम्मेवारी है। पर हाँ, हर पेशेंट को बुलाने के पहले आप बाबा से पूछा करो, कोई रिपोर्ट आपके पास आती है पहले बाबा से वेरीफाई कराया करो। तो तब से मैंने नियम बनाया, अमृत वेला योग करने के बाद फिर मैं एंजियोग्राफी देखनी शुरू की मैंने तब से, और हर रिपोर्ट को मैं देख करके बाबा से वेरीफाई कराता कि बाबा इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। तो ऐसा लगता है बाबा से टचिंग होने लगी कि हाँ इसको बच्चे को बुला लो, फिर मैं बुलाता था। तो मुझे हमेशा फिर कभी डर नहीं लगा, कैसा भी पेशेंट सीरियस हुआ, कैसा भी कुछ हुआ। आज 21वां साल चल रहा है प्रोग्राम को, वो दादी का दिया हुआ वरदान आज तक अक्षुण्ण है कि कभी किसी कुछ नहीं हुआ है। 147 ग्रुप अभी पेशेंट्स के आए हैं, 9000 से अधिक दिल वाले एंजियोग्राफी करा के यहाँ पे आए हैं, और बाबा के घर में जो भी आता है वो ठीक हो जाता है ना। बाबा का वंडरफुल मतलब दादी का और बाबा का वंडरफुल वरदान उनको मिला। तो दादी हमेशा इस तरह से हमें करती थी। दादी का मतलब हमेशा ही रहता था कि दादी हर ग्रुप में मिलेगी, उमंग उत्साह से मिलेगी, सबसे प्यार से मिलती थी। फिर एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक दादी की फिर बात सुनाता हूँ कैसे। एक बार क्या हुआ, हार्ट का प्रोग्राम ऊपर माउंट आबू में ही चल रहा था। हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पे P3 वार्ड था, उसमें ही हम पेशेंट्स को रखते थे, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रखते थे। तो क्या हुआ कि मैं लगातार सारा दिन लेक्चर भी मुझे देने होते थे। कुछ 1-2 लेक्चर के लिए हमारे पास शीलू बहन आते थे, या शाम के टाइम रामनाथ भाई या राजू भाई या सूरज भाई आते थे योग कराने के लिए। तो मैं फिर जो है क्या करता था, उस समय पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल थे उनको भी देखना पड़ता था, इमरजेंसीज आती थी उनको भी देखना, वार्ड में भी पेशेंट देखने पड़ते थे, और यहाँ कैट प्रोग्राम में भी पेशेंट थे, उसमें 15 पेशेंट उसमें आए हुए थे उस ग्रुप में। और मैं जो है वहाँ पर बैठ करके देख रहा था पेशेंट, और मैं जो है सारी रात जागता रहा उस रात, मतलब दिन में बिजी रहा, रात को भी मैं 3 बजे तक मैं इस कमरे में से निकलूँ, अपने कमरे में आऊँ, तुरंत कोई दूसरे कमरे का बुलाने आ जाए, उस पेशेंट की तबीयत अच्छी नहीं है, उसके पेशेंट की तबीयत अच्छी नहीं है, फिर यहाँ से निकला उधर गया, फिर उसमें तीसरे से आ जाए, चौथे से आ जाए, 5वें से आ जाए। तो लगातार मतलब किसी ना किसी कुछ ना कुछ होता रहा, और मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाया। 3 बज गए, 3 बजे अपने कमरे में आके बैठा, और मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था, हाथ पैर सब दर्द कर रहे थे, सिर भी भारी भारी हो रहा था, सारा कुछ, क्योंकि मैं सो नहीं पाया था जरा भी, सारा दिन भी रेस्ट नहीं किया था। तो मैं ऐसे बेड पे बैठा, तो सामने बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी उस कमरे में, हमारे ना हॉस्पिटल कमरे में। तो मैंने ऐसे ही बाबा की तरफ देखा, मुझे दादी की बात याद आ गई। दादी कहती ना, मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे आपसे बात करती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ तो बाबा मेरी मसाज कर देता है। हाँ? तो मैंने कहा, मेरे को थकावट हो रही थी, तो मैंने कहा आज तो बाबा कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आज तो इतना शरीर में दर्द हो रहा है, आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कोई सेवा। सुबह अमृत वाला योग भी कराना था, फिर बाद में मुझे तैयार होके लेक्चर भी तैयार करने थे, तो मुझे सारा काम दिन के लेक्चर्स भी करने थे। तो मैंने कहा बाबा आज तो कुछ भी नहीं कर। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा आप दादी की मालिश कर सकते हो, मेरी मालिश नहीं कर सकते हो? तो ऐसे मैंने बाबा से ऐसे अंदर बात की। तो इतनी देर में क्या हुआ, अचानक कुछ होने लगा मेरे को ना, अंदर कुछ होने लगा, अंदर सिर में, फिर ऐसे यहाँ पर अंदर कुछ होने लगा, और सारे शरीर में से होकर निकल गया। मैं समझता मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे, और उस 30 सेकंड में मुझे सारा का सारा शरीर मेरा फूल जैसा हो गया। ऐसा हो गया जैसे कि मतलब कुछ इतना मैं फ्रेश सो के उठाऊँ, 6 घंटा सो के उठाऊँ, इतना फ्रेश हो गया। तो दादी के साथ के जो अनुभव थे ना, छोटे अनुभव, छोटी छोटी बातें कितना वंडरफुल काम करती थी, कितना अंदर से अनुभव कराती थी। और वो मुझे खुद में दादी की खुद देखता था प्रैक्टिकल, दादी कैसे बात करती है। दादी जैसे हर चीज़ में मर्यादा रखना सिखाती थी। तो दादी जब नीचे आ गए, फिर हम लोग नीचे आ गए, फिर दादी 98 में दादी नीचे आ गए, नीचे प्रोग्राम शुरू हो गए, तो दादी नीचे रहने लगे, है ना। फिर दादी नीचे रहने लगे, तो फिर दादी जी जब हम नीचे, मैं भी नीचे आ गया, 99 में मैं भी नीचे आ गया।
यहीं पे रहने लगे, शांतिवन में रहने लगे हम लोग भी। तो फिर दादी को 2004 में दादी को पहली बार दादी को तकलीफ़ हुई। हम ज्ञान सरोवर दादी के साथ गए थे, दादी को अचानक वहाँ पे प्लॉट दिमाग में चला गया थोड़ा, तो दादी फिर वहाँ से बेटर हो गई, तबीयत वहीं पे हाथों हाथ दादी बेटर भी हो गई। तो दादी को बार बार फिर दादी की फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर दादी को दिमाग में क्लॉट चले गए ब्रेन में थोड़े से, तो फिर दादी को जो है स्टर्लिंग में रहे हम लोग। पर दादी को हम देखते थे, दादी इंस्पाइट ऑफ मतलब तकलीफ़ होती थी, फिर भी दादी के कभी चेहरे पर हमने कभी भी दादी को मतलब उदास नहीं देखा, दर्द की फीलिंग में नहीं देखा। जो हम बात करते थे ना, रिसर्च में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, हमारे एंडोर्फिन्स निकलते हैं जब हम बाबा की याद में बाबा को याद करते हैं, अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं, नेचुरल मॉर्फिन निकलते हैं। वो सारी पेन को सारी उसमें से बॉडी की सारी पेन खत्म हो जाती है। दादी को कभी कभी कमर में दर्द होता था, पीछे कमर में ना कभी कभी कमर में दर्द होता था। वो कमर का दर्द इतना ज़बरदस्त होता था दादी को, मतलब बहुत ज़ोर से दर्द होता, दादी लेट भी नहीं सकती थी। पर दादी पीछे हम तकिया लगा देते, गरम गरम कुछ लगा देते थे, और दादी पेन को ऐसे अंदर बियर करती जैसे कुछ भी नहीं है। दादी को मुस्कुराती, फिर भी दादी को, दादी पेन है, दादी दर्द हो रहा है, नहीं मुस्कुराएगी दादी, कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हो रहा है। तो दादी की बहुत ऐसे ऐसी वंडरफुल पावर थी। फिर 96 में जब पता होगा, जब दादी चंद्रमणि की शरीर छोड़ा, बेंगलोर दादी गई हुई थी, चंद्रमणि की दादी, अचानक दादी का शाम को शरीर छोड़ दिया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, दादी शरीर छोड़ गई। तो सुबह सुबह अगले दिन मैं 4 बजे योग करने हम पांडवन आते थे, तो दादी को मैंने दादी के पास मैं सुबह सुबह गया अमृतला योग करके, तो मैंने कहा दादी मैं आपका बीपी देख लूँ? कहती हाँ डॉक्टर क्या बात है, सुबह सुबह आज बीपी क्यों देख रहे हो? दादी का बीपी बढ़ गया होगा, ऐसे सोच रहे हो क्या? चंद्रमणि दादी के जाने से दादी का बीपी बढ़ गया होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ देखो देखो बीपी देखो। मैं दादी का बीपी देखा, दादी का बीपी रोज़ 130-80 होता था, और फिर दादी ने कहा देखो देखो मेरा बीपी देखो, तो देखा तो उस दिन भी दादी का बीपी 130/80 था। मैं दादी के ब्लड प्रेशर में एक भी, जैसे होता है ना कोई, चंद्रमणि दादी की राइट हैंड थी, है ना, अंग संग रहते थे, हर बात एक दूसरे से सलाह करके करते थे, क्योंकि दादी की इतनी दादी नष्टोम हुआ थी। जो दादी के अंग संग रहने वाली साथी गए तो भी दादी ने जरा भी उसको मतलब दादी के मन पे उसका असर नहीं आया था। तो ये होती है नष्टोमोहा स्मृति लब्धा की स्थिति। तो प्रैक्टिकल दादी कैसे हमारी स्थिति क्या, जैसे आज की मुरली थी, कभी रोना ना आए, कुछ भी हो जाए कभी रोना ना आए। अचानक दादी चली गई, हम सबको शौक में थे, हमको बड़ा फील हो रहा था कि तो दादी को मतलब दादी को भी फील तो हुआ होगा कि दादी कितना, उनकी स्थिति पे जरा भी असर नहीं था। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आज मुरली चलाई ना, मम्मा के जाने के बाद दादी की वही स्थिति थी। दादी नहा धो के तैयार होकर मुरली में गई, सारा काम किया एक्यूरेट, वैसे के वैसे सब कुछ वैसे के वैसे किया। तो दादी ये इस तरह से दादी अपने आप को, अपनी स्थिति को बना के रखती थी। फिर दादी जैसे जब दादी ऐसे बीमार हुई, ऐसे हुई, तो फिर दादी के साथ हम शाम को यहाँ पर दादी को, फिर दादी हम लोग एक महीना स्टर्लिंग में दाखिल रहे। दादी की हार्ट की तकलीफ हो, थोड़ी सी मतलब हार्ट में इरेगुलर बीटिंग होती थी उसके कारण से, और दिमाग में क्लॉट जाते रहते थे। दादी की धीरे धीरे मेमोरी कम होने लगी थी, है ना, मेमोरी कम होने लगी। तो हम देखते थे हम दादी को रोज़ शाम के समय, तो उस समय तो फिर मैं दादी के पास रोज़ सुबह शाम मेरे को जाना ही होता था, सुबह भी शाम को भी जाना होता था। शाम को दादी जी वो खाते थे, जैसे ना वो अपने मुरमुरा और साथ में थोड़ा पनीर लेते थे दादी जी ना शाम को, तो मैं भी शाम को मैं भी बैठा होता था। तो दादी की मर्यादा पुरुषोत्तम की स्टेज क्या थी? मैं तो छोटा बच्चे जैसे था, दादी इतनी बड़ी थी। तो हम लोग खा रहे होते, तो मैं कई बार कोई दादी मुझसे कोई बात पूछ लेते, मैं भी पीछे रह जाता था खाने में। तो दादी जी खा लेते थे। मुनि दीदी बोलते दादी चलो चलो 2000 लोग मिलने वाले बैठे हैं, है ना, आप चलो। पर दादी उठती नहीं थी, जब तक मेरी प्लेट पूरी ना हो जाए ना दादी उठती नहीं थी। जब मैं मतलब मेरी भी पूरी, मतलब छोटे के प्रति भी इतना रिगार्ड, इतना सम्मान कि नहीं वो भी खा ले, तब हम इकट्ठे टेबल से उठे, डाइनिंग टेबल से उठे। तो दादी मतलब हर चीज़ में प्रैक्टिकली करके बताती थी कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे हमारी प्रैक्टिकली दूसरों के साथ मर्यादा। दादी ग्रुप में मिलने आती, दादी सतीश भाई जैसे कोई स्मोकिंग छुड़वा देती, हाथ उठवा देती, दादी हाथ उठवा देती, ब्रह्मचर्य का हाथ उठवा देती, बिल्कुल नए लोगों से। शिविर में नए लोग, बिल्कुल नए शिविर में हाथ उठाते, आज के बाद ब्रह्मचर्य में कौन रहेगा, हाथ उठाओ। और लोग हाथ दादी के सामने हाथ उठा देते,
और धूम्रपान छोड़ देते, है ना, पुरानी आदतें छोड़ देते और सचमुच प्रैक्टिकली छोड़ देते। तो दादी के बोल में इतनी शक्ति थी कि दादी प्रैक्टिकली सब कुछ करा लेती थी और लोग हाँ जी करके मान लेते थे। दादी इतनी निर्माण थी, दादी हमेशा सम्मान में सबको सम्मान देती थी। ये तो सबको दादी का स्लोगन था, सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। दादी प्रैक्टिकली मैं देखता था, दादी के सामने कोई बात हो, मुझे याद है एक बार इस हाट के प्रोग्राम में कोई ऐसा लॉरेंस रोड के कोई उनके बड़े मिल के मालिक थे, उनके लगभग एक महीने में 1000 बोरी आटा पीसते थे वो लोग, सूजी बनती थी और भी कई चीज़ें बनती थी। उनकी बड़ी मिल थी दिल्ली में। तो उसने कहा तुझे दादी से मिलाओ, तो मैं दादी कॉटेज में लेके गया उनको मिलाने के वास्ते। तो दादी को वहाँ बोलते, वो भाई कहते, वो जो सेठ थे ना, जो कहते दादी जी मैंने इतना बड़ा यज्ञ देखा, इतने सारे लोग आते हैं, इतने हज़ारों लोग आपके पास आते हैं, इतना आपके पास इतना बेहद का काम होता है। तो दादी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना यज्ञ में हर महीने 100 बोरी आटा भेजूँ, 100 बोरी आटा भेजूँ, उसको मन में ऐसे लग रहा था। तो दादी ने कहा बाबूजी अभी आप ना अभी ये कोर्स करना है ना, कोर्स कर रहे हो ना, कोर्स किया आपने, राज्यों का कोर्स किया? कहती नहीं मैंने अभी करूँगा, अभी आए ही थे उस दिन। तो राज्यों का कोर्स करना और 6 महीना रेगुलर मुरली सुनना, फिर दादी को मिलने आना, फिर दादी इस बारे में सोचेगी कि 100 बोरी आप आटा भेजो कि नहीं भेजो। ये नियम थे दादी के, ऐसी थी हमारी दादी। मतलब किसी तरह से जो बाबा का यज्ञ है, इसमें कैसा क्या चीज़ आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या। फिर दादी बाद में जाने के बाद मेरे को बताती, देखो ये समझते हैं कि बाबा को देने जा रहे हैं हम, बाबा को ये इतना पैसा मदद करेंगे, पर बाबा को होना पहले उसको जाने, उसका बच्चा बने फिर करे, कि तो उसके पहले मुझे किसी का स्वीकार नहीं। तो दादी की प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह की थी। फिर दादी जब हम और आगे बढ़े तो फिर दादी फिर थोड़ा बीमार हो गए। 2006 में दादी बीमार हो गए। 7 में दादी को निमोनिया हुआ, जनवरी 31 दिसंबर 2006 में तो निमोनिया हुआ। फिर हम उस दादी को, उस समय निमोनिया, दादी को सांस नहीं आ रहा था, तो हम बॉम्बे चले गए लेके दादी को BSS में। दादी को उसमें वेंटिलेटर पे ले लिया। तो मैं वहीं पे फिर मैं भी साथ में बॉम्बे गया दादी के साथ। तो हम लोग खूब तपस्या, खूब दादी को वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। तो दादी 7 दिन के बाद दादी के ना लंग्स थोड़े वीक हो गए थे। तो दादी इतना वेंटिलेटर से निकल नहीं पा रहे थे, वेंटिलेटर निकाल नहीं पा रहे थे, खूब ट्राई करते थे, नहीं निकाल पाते थे, लंग सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैं दादी के पास अधिकतर मैं बैठा रहता था, सारा दिन बैठा रहता था। सभी डॉक्टर्स तो अपने दूसरे काम में बिजी रहते थे और डॉक्टर्स, मैं दादी के पास अधिकतर बैठा रहता था। दादी को वेंटिलेटर लगा, फिर बाद दादी को हमने क्या किया, फिर यहाँ से क्योंकि निकाल नहीं पाए, फिर गले में ट्यूब डाल दी, ट्रिक्योस्टमी की ट्यूब डाल दी। तो दादी क्या थी, बाबा के पास जैसे ना, दादी बाबा के पास, दादी ऐसे लेटे हुए मुस्कुरात अंदर से, जैसे ना बैठे बैठे ऐसे लेटे लेटे मुस्कुराती थी। तो मैं दादी को पूछता, दादी आप कहाँ थे? तो दादी कहती है, इशारा करती है ऊपर, है ना। दादी के तकलीफ़ होती थी, दादी को कई बार हम वेंटिलेटर से वो करते कुछ, दादी को तकलीफ़ होती थी, दादी फिर भी मुस्कुराती रहती थी। सुबह शाम लोग मिलने आते थे, दादी किसी को रोकती नहीं थी, मिलाओ बुलाती थी, आओ इधर आओ इधर आओ। मतलब दादी को हम कहते हैं दादी थक गई होगी अभी, नहीं, सबसे दादी मतलब अंत तक दादी का जैसे ऐसे रहा था। दादी जो मिलने आए दादी उनको दृष्टि देगी, है ना, टोली दिलवाएगी। तो दादी को जब ये इवन इस बीमारी से पहले 1-1 लाख के प्रोग्राम दादी ने करने की, दादी को सुबह सुबह प्रेरणा होती थी, क्लास में आके दादी बोलती थी 1-1 लाख के प्रोग्राम करो, 1-1 लाख के प्रोग्राम करो। और दादी जो बोलती थी सिद्ध हो जाता था, दादी का जो भी संकल्प हो सिद्ध हो जाता था। फिर 1-1 लाख के प्रोग्राम हुए, अहमदाबाद में पहला हुआ, कलकत्ता में हुआ, कितने जगह हुए, पहले जोन्स में हुए, फिर सब जोन्स में हुए। तो सब जगह कितने लाखों के प्रोग्राम हो गए, जबकि इम्पॉसिबल समझते कि ऐसे कैसे होगा। तो दादी यहाँ पर हॉल में आती थी, जब डायमंड हॉल को देख के तो बहुत खुश होती दादी, इतने सारे लोग बैठे, दादी फिर सबको ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे करके दादी प्यार करती थी, और सबको देख के इतनी खुश होती दादी, इतनी खुश होती थी दादी, क्योंकि दादी ने हर चीज़ अपने हाथ से बनवाई, ध्यान रखा, हर चीज़ की पालना दी। फिर दादी जब मैंने बताया वेंटिलेटर पर जब दादी थी, तो दादी ऐसे थी हमेशा, जैसे दादी मतलब हमेशा मुस्कुराती रहती थी,
तकलीफ़ होने के बावजूद। तो मेरे पास एक बार डॉक्टर कलाम साहब का, क्योंकि उन दिनों डॉक्टर कलाम साहब एक हार्ट के प्रोग्राम में पेशेंट से मिलने आते थे। दादी से भी उनका बहुत प्यार था, दादी से बहुत प्यार था। दादी को पता था कि दादी को मिलने भी आए थे ऊपर ज्ञान सरोवर में। फिर दादी सीरियस हो गए तो एक बार मुझे फिर उनका डॉक्टर साहब का मुझे ना मैसेज मिला कि डॉक्टर गुप्ता मुझे बताओ दादी की तबीयत कैसी है। तो दादी की उस समय कैसी तबीयत है, दादी की सारी बॉडी में सूजन थी और तकलीफ़ काफ़ी थी, क्योंकि मैं देखता दादी हमेशा मुस्कुराती थी। तो मैंने तब कलाम साहब को लेटर लिखा कि सर मैंने एक वैसे व्यक्ति को देखता हूँ, एक वैसे व्यक्ति के साथ में हूँ, एक ऐसी महान हस्ती के साथ हूँ जिसके रोम रोम में तकलीफ़ है ना, जिसके तकलीफ़ है, स्वेलिंग है, बीमारी भी है, तकलीफ़ें भी हैं, कि तो वो इस सब शरीर से न्यारी प्यारी उपराम है, सदा मुस्कुराती रहती है। तो इस बात से बहुत खुश हुए कि ऐसा व्यक्ति भी धरती पे हो सकता है जो देह में रहते हुए देह से उपराम हो। तो दादी को हम देखते थे, दादी फिर अल्टीमेटली दादी जी का वेंटिलेटर निकला, 5 महीने के बाद दादी का वेंटिलेटर निकला, मई में जाके दादी का वेंटिलेटर निकल पाया। और वेंटिलेटर निकला और उसके बाद दादी ठीक हुई। ठीक होने के बाद फिर दादी यहाँ पर आ गए, अपने मधुबन में आ गए, शांतिवन में आ गए, सबसे मिले। और दादी जी मिलने के बाद दादी ने जब सबसे मिल के दादी बहुत प्यार से, दादी को मुरली से बहुत प्यार था, बहुत जिगरी प्यार था। बल्कि मैं कहूँगा दादी ने मुरली पे अटेंशन देना मुझे सिखाया। मुरली का मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, सिमरन करना क्या होता है, वो दादी ने मुझे सिखाया। दादी मुझे कहती थी गुप्ता जी ये होमवर्क है, बाबा का होमवर्क है, जो सुबह मुरली सुनते हो उसको सारा दिन बार बार रिवाइज़ करो, एक लाइन को मन में सोचो कि मुझे ये बनना है, और फिर उसको चिंतन मंथन करके प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ, तो आपकी लाइफ बनेगी। तब बाबा के तुम आज्ञाकारी सच्चे बच्चे बनोगे, वफादार बच्चे बनोगे। एक बात मुझे और दादी की बात याद आ रही है। दादी एक बार क्या थी, ये तो बीमारी की बात उसके पहले की बात है, वो ये माउंट आबू की बात है, 98 की। तो दादी कहती है गुप्ता जी आपको बहुत सहन करना पड़ेगा। मैंने कहा दादी क्यों? कहती है आप ना कोई बात को जैसी बात होती वैसे बोल देते हो, आप सच्चे रहते हो। तो मैंने कहा दादी ये तो अच्छी बात है ना। कहती पर जो होते हैं ना, जो सच्चे होते हैं ना, जैसे एक मटका होता है ना, एक मटका खरीदते हैं ना, टूटा मटका होता है ना, उसको कोई हाथ लगाता नहीं, क्रैक वाले को हाथ लगाता नहीं। जो साबुत दिखाई देता है उसको सब बजा के देखते हैं। 5 रुपये का मटका होता है तो सब बजा के देखते हैं, भले खरीदते नहीं है पर सब बजा के जरूर जाएंगे। खरीदने वाले तो कुछ कमी लोग होते हैं किंतु वो सब बजाते हैं, फिर कान में लगा के भी देखते हैं, पानी डाल के भी देखते हैं। तो सच्चे लोग बहुत कम होते हैं और झूठे लोग ग्रुप होते हैं। तो आपको, क्योंकि या तो आपको बात बनानी नहीं आती है, तो आप जो है तैयार रहना हर बात के लिए। तो मैंने कहा दादी मैं तैयार हूँ, दादी आप साथ हैं, बाबा साथ है, मुझे किस बात की डर है। तो दादी मुझे शिक्षा देती थी, नहीं बस आप जैसे हो वैसे ही रहो और अपने आप को मजबूत रखो, बाबा आपके साथ है। और प्रैक्टिकली मैंने देखा, हार्ट के प्रोग्राम में देखा, दादी जब बीमार थी उस समय भी देखा कि कोई बात भी हो हम सच्चे रहते थे। कोई कुछ भी कहता रहे मुझे परवाह नहीं होती थी, किसी बात की भी मुझे परवाह नहीं होती थी कि बाबा साथ है। तो ऐसी शक्ति मिलती रहती थी बाबा से हमेशा। फिर दादी फिर वेंटिलेटर से निकलने दादी यहाँ पर आ गए। फिर दादी को बाद में फिर तकलीफ़ हुई, अगस्त में ही तकलीफ़ हुई। अगस्त में मैं समझता हूँ 25 अगस्त को दादी ने शरीर छोड़ा, उसके पहले शायद 21 अगस्त को दादी को ना थोड़ा ब्रेन में फिर दोबारा से क्लॉट जाके फिर हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो दादी जी सुबह हम जाते थे, दादी के पास जाते थे ना, तो दादी के पास सुबह जाता था मैं, रात भी 10 बजे तक दादी के पास ही रहता था। 10 बजे के बाद ही जाके सोता था। दादी को रात को मुरली भी सुनाते थे दादी मुरली सुन के। हमारी दादी की एक छोटी गीता पाठशाला थी, भाई साहब निर्भय भाई आ जाते थे और कुछ भाई आ जाते, करुणा भाई और दूसरे भाई आते थे, 8-10 भाई आते थे। दादी उनको मुरली सुनती थी और या सुनाते थे या सुनती थी कई बार। और मुरली सुन के दादी कहते 10 माना बस, अभी जाओ सो जाओ सभी जाके, है ना। तो फिर हम आके सोते थे। तो दादी को सोते समय सोते समय दादी का ये था कि दादी आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि क्योंकि दिमाग में कई जंग क्लॉट चले गए थे, दादी की मेमोरी कम हो गई थी। फिर सुबह दादी के बजाते दादी ऐसे प्यार करती थी। दादी को कहते गुप्ता जी आए हैं, दादी डॉक्टर गुप्ता आए। तो दादी आँख खोलती, फिर इतना दादी के हाथ ऐसे थे
जैसे होते ना रुई के हाथ नहीं होते, मुझे आज भी फील होते हैं। दादी ऐसे ऐसे फिर सारा प्यार करती है, सारे सिर पे ऐसे ऐसे प्यार करती है। फरिश्तों के फरिश्ते कैसे होते हैं ना, ऐसे दादी गले लगाती, कई बार दादी गले लगाती, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे दादी गले लगाती, बहुत प्यार करती दादी। तो दादी को हमने देखा फरिश्ता बनते देखा ना, अपने सामने फरिश्ता बनते देखा, सबसे न्यारी प्यारी। शरीर में कोई बीमारी आई, दादी उपराम है जैसे। फिर दादी को जब हेमरेज हो गया, ब्रेन का थोड़ा सा हेमरेज हुआ, फिर सीटी स्कैन करना हमने बॉम्बे लेके अहमदाबाद लेके गए। फिर डॉक्टर ने कहा भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अब पता नहीं कैसे होगा। फिर यहाँ वापस लेके आ गए और फिर दादी को डॉक्टर अशोक मेहता वगैरह भी सब लोग आ गए थे। तो ये डिसीजन लिया कि अभी दादी की तबीयत जैसी है, उसमें हम कुछ ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे। 25 अगस्त को मैं दादी को देखने गया, सुबह 9 बजे। 25 अगस्त को दादी, मैं देखे सारे पैरामीटर्स ठीक थे, हार्ट रेट 80 पर मिनट था, सब कुछ ठीक ठाक था, बीपी भी ठीक था, हालांकि लो था फिर भी ठीक था, हार्ट रेट थी, दादी वेंटिलेटर पे थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास आया, देख करके दादी को, अपने ट्रीटमेंट ऑर्डर्स लिख करके बाहर आया, बाहर दरवाजे पे मुझे आवाज़ आई दादी की, जैसे अंदर से आवाज़ आ रही है, गुप्ता जी अब मैं जा रही हूँ। मुझे अंदर से जैसे आवाज़ आई तो मैं वापस गया, तो मैं देखा दादी के सारी वही हार्ट रेट ठीक है, मॉनिटर ठीक दिखा रहा है, बीपी ठीक दिखा रहा है, सब कुछ ठीक दिखा रहा है। फिर दादी को मैंने देखा, मैंने कहा फिर ठीक है सब कुछ। फिर दरवाजे के पास आया बाहर, फिर मुझे आवाज़ आई गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी दूसरी बार आवाज़ आई नहीं, मैंने कहाँ से आवाज़ आई, मुझे लगा कि फिर मेरे को लगा हाँ अभी दादी का जाने का समय हो गया। वहाँ एक प्रकाश भाई जो दादी के रथवान थे, वो इस वहाँ खड़े हुए थे, एक नर्स खड़ी हुई थी। मैंने कहा प्रकाश भाई अभी दादी का जाने का समय हो गया, आप दादी जानकी जी को बुलाओ, दादी गुलजार को बुलाओ, सभी दादियों को बुला लो, है ना, निर्भय भाई को बुला लो, मुन्नी बहन मोहिनी बहन को, मुदीदी को बुला लो, सभी जो अपने यज्ञ के बड़े भाई बहन हैं सबको बुला लो, रमेश भाई, अपने ब्रिजमोहन भाई, सबको बुला लो, दादी का जाने का समय हो गया। तो सब लोग आते गए, खड़े होते गए, सभी बाबा की याद में खड़े होते गए, सब आगे, कमरा पूरा भर गया दादी का। मैं भी खड़ा हुआ था दादी की तरफ को। और क्या हुआ, अभी सभी लोग आ गए, 9:20 तक सब आगे, लगभग सारे। 9 बजे की बात थी ना, 9:05 की बात हुई होगी, 15 मिनट में सब लोग आ गए। और देखो तो हार्ट रेट 80 पर मिनट चल रहा है, बीपी भी ऐसा कैसा। तो मेरे को लगे अरे मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, एक अंदर की आवाज़ मुझे आई और मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, दादी के सब पैरामीटर्स तो ठीक चल रहे हैं। तो सबके सब बाबा की याद में खड़े हो, मैं भी आकर याद करता रहा बाबा को। अचानक शायद 9:35 पे ना, 9:40 पे हार्ट रेट कम होनी शुरू हुई, 80 से नीचे धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, 75, 72, 70 ऐसे कम होती गई, 65, फिर धीरे धीरे होते होते 10 बजे के आसपास हार्ट रेट आकर के 30, है ना, 28, 25 एकदम ज़ीरो हो गई और दादी का शरीर सफ़ेद हो गया, बीपी भी ज़ीरो हो गया, सब पैरामीटर्स वेंटिलेटर उसमें ना मॉनिटर में ज़ीरो हो गए। तो सभी क्या हुआ, सभी के सभी, जैसे कुछ भाई बहनों के आंसू, दादी से इतना सबको प्यार था, तो एक प्यार में जैसे आंसू निकलते हैं ना, थोड़े थोड़े निकलने गए। तो मैंने कहा नहीं, आप सभी ना बाबा को याद करो, दादी हमारी वापस आ जाएगी। तो सब ने फिर बाबा की याद में लग गए और सचमुच थोड़ी देर देखा तो फिर वापस हार्ट रेट 80 हो गया, हम बिना कुछ किए, है ना, दादी वापस आ गई, फिर लाल हो गया, हाथ पैर फिर लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, बीपी भी आ गया और फिर दोबारा से फिर 80 से 65, 60 और करके फिर ज़ीरो हो गया। तो दादी ऐसे एवेक्ट हो गए और फिर संदेश में भी आया कि दादी चली गई थी बाबा के पास, फिर बाबा ने उसको वापस भेजा, जाओ बच्ची देख के आओ दोबारा। सब दादी को याद कर रहे थे। आधा घंटा लास्ट का ऐसे रहा, दादी ऊपर से देखती रही जैसे, और फिर दादी वापस आई, देखा शरीर फिर जड़ हो चुका था, फिर दादी चली गई। तो ये बाद में भी दादी का जैसे, तो दादी की जब भी हम देखते हैं दादी को प्रैक्टिकल, आज मैं देखता हूँ कभी दादी को कि दादी ने इतनी पालना दी है सबको, हम में से हर एक को, कि बात मत पूछो। मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि दादी, आज भी हमें लगता है दादी आज भी हमारे साथ है। दादी की पालना, प्यार ऐसा था। मैं एक बात और बता के बात खत्म। दादी कैसी पालना थी, दादी की मैनेजमेंट कैसी थी, मैं लास्ट में ये बात बताऊँगा।
दादी के पास रोज़ सुबह सुबह कई भाई बहन डिपार्टमेंट इंचार्ज आते थे, दादी ये भाई हमारे डिपार्टमेंट का ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे कई बार बातें होती थी। मैं एक उसमें से एक इंसिडेंस बताता हूँ कि दादी के पास मैं यूजली 5 मिनट तो बैठता ही था ना, 5-7 मिनट बैठता था। तो तभी एक भाई आया, नीचे की बात है, शांतिवन में ही थे दादी, तब आ गए थे, तब की बात है। तो एक भाई आया, दादी एक भाई है जो ठीक से काम नहीं कर रहा सेवा में, ठीक से कई दिनों से ठीक से सेवा नहीं कर रहा। उसने दादी ने कहा जाओ तुम बाहर जाओ और उस भाई को मेरे पास भेज दो। वो भाई आया तो मैंने कहा दादी मैं चलता हूँ, आप इस भाई से बात करो। मुझे इंटरनल बात है ना, उनके डिपार्टमेंट की बात होती है, दादी उनसे पर्सनली, नहीं गुप्ता जी आप बैठे रहो। तो मैं दादी ने उस भाई को उसके नाम से बुलाया, उसका नाम दादी जानते थे, दादी सबके नाम जानते थे। तो उस भाई को कहा अरे मैं तुमको जन्म से जानती हूँ, तुमने इतनी सेवा की, 83 में जब सोम शांति भवन में कितनी सेवा की, वहाँ भी इतनी सेवा की, वहाँ तुम युवा यात्रा गई थी ना 85 में, वहाँ तुम गए थे, तुमने इतनी सेवा की, वहाँ भी इतना तुमने बाबा का इतनी दिन रात सेवा की। बाबा को नाज है आपके ऊपर, दादी को नाज है आपके ऊपर, आपके अंदर ये विशेषता, ये विशेषता, ये विशेषता, ये विशेषता, दादी उसकी विशेषता गिना रही है। और भाई ना मतलब सुनता जा रहा है, मैं भी सुनता जा रहा हूँ। फिर दादी ने बुलाया उसको, मुन्नी बहन को, मुन्नी दीदी को, उसके लिए गिफ्ट मंगाई, स्पेशल गिफ्ट मंगाई, वो गिफ्ट लेके आओ। फिर एक गिफ्ट मंगाई, फिर उसको टोली दी, वो जो टोली दादी के पास रखी थे वो टोली दी। फिर कहा वो टोली भी लेके आओ, फिर वो दादी वो टोली भी लेके आई। इतनी देर में भाई ने खुद रोना शुरू कर दिया कि दादी मैं जो ना आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, है ना। और मतलब वो भाई फिर इतना मतलब वो हुआ, आज भी यज्ञ में है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है, और बहुत अच्छा मतलब भाई है ना। तो दादी की मैनेजमेंट थी। मैंने कहा दादी ये कैसे दादी, मैं वेट कर रहा, दादी कब उसको इशारा करेगी तुम ये ऐसे आगे से ऐसे नहीं करना। दादी कहती है, फिर बाद में वो चला गया ना भाई, दादी कहती है कभी किसी को मैनेजमेंट मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको हमें उसकी संपूर्णता दिखाओ, उसके दर्पण दिखाओ कि वो क्या है, अच्छाई दिखाओ, ताकि उसको अपनी बुराई रियलाइज़ हो जाए, कमी कमज़ोरी रियलाइज़ हो। आप बुराई दिखाओगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा या प्रोटेक्ट करेगी, है ना, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे। अच्छाई दिखाओगे, उसके गुण बताओगे तो अपने आप को रियलाइज़ करेगा। तो दादी दर्पण दिखाती थी कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम कौन हो, बाबा ने तुम्हें अपना क्यों बनाया है। तो दादी ऐसा करके इस यज्ञ को, दादी ने आज जो यज्ञ देख रहे हो आप, आज जो हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज भाई बहने बैठे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, यज्ञ अक्षुण्ण चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है। तो दादी ने हर एक पे विश्वास किया, भरोसा दिया, सभी को अपना बना करके सच्चा प्यार दिया, है ना। और आज इसलिए यज्ञ आज ऐसा चल रहा है निर्विघ्न, एक यज्ञ रक्षक बन करके इस यज्ञ को संभाल रहा है। ये दादी की पालना, पढ़ाई, शिक्षाएं, प्रैक्टिकल शिक्षाएं दादी कैसे देती थी। तो ऐसी हमारी दादी, कैसे दादी ने आज भी हमें आज मतलब कैसे दादी एक काम को करती थी, हर बात की शिक्षा देती थी। महीने में कितना खर्चा हुआ पूछती थी, हर चीज़ पूछती थी। मैं दादी को महीने पे देने जाता, पूछती कि तुम्हारी कितनी इनकम होती गुप्ता जी। अच्छा, फिर ऐसे करना, 1/4 ऐसे करना, 1/4 ऐसे करना, 1/4 बैंक में रखना, 1/4 बाला बहन को देना, 1/4 ऐसे करना, 1/4 यज्ञ में देना। दादी हम बैंक में रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं गुप्ता जी नहीं, बैंक में भी रखना ज़रूरी है। मैं दादी हर चीज़ के लिए इतनी एक बात की पालना ऐसी अनुभव कराती थी कि दादी ने हमेशा हमको, सबको ही, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि तो हर एक को, मैं जब भी किसी का अनुभव सुनता हूँ, शेयर करते हैं हम आपस में, तो दादी की हर बच्चा, यज्ञ का हर भाई बहन, दादियाँ भी, हमारी बड़ी दादियाँ भी दादी के उस प्यार को भूल नहीं पाती हैं। तो कल ऐसे हमारी दादी का स्मृति दिवस है। आज हमारी दादी जानकी जी वही पालना हमको दे रहे हैं। हमारी रतन मोहिनी दादी, शु दादी, है ना, गुलजार दादी, सभी का प्यार है कि तो फिर भी दादी जो थी, दादी थी। हर त्यौहार की, चाहे रक्षाबंधन था, हमारे घरों में आती थी दादी, हॉस्पिटल में भी हमारे घरों में आती थी, दिवाली पर हमारे घरों में आती थी, वहाँ बैठती थी, अपने घर की अनुभूति कराती थी, अपनेपन की अनुभूति कराती थी। तो ऐसी दादी, बाप समान दादी,
उस दादी का, जैसे बाबा ने कहा ना, उसका जब बाद में संदेश आते थे ना, अभी अब संदेश आप पढ़ना वो किताब 2007-8 की किताब में पीछे अवेक संदेश हैं, कैसे दादी को बाबा ने कहा, उसको स्पेशल गिफ्ट दी कि आप जाने के बाद भी आप मधुबन आती रहेंगी, है ना, कैसे आपके द्वारा पालना होती रहेगी। तो दादी आज भी 11 साल के बाद भी यज्ञ की पालना कर रही है ना, यज्ञ की सेवा कर रही है, और हम सबको हमारी अवैध सेवा तो कर ही रही है, नए जन्म में सेवा तो कर ही रही है, अवैध रूप में भी सेवा कर रही है, अभी हम सबकी भी पालना अभी भी करती है। हम सबको जिन्होंने पालना ली है, जिन्होंने दादी को देखा हाथ उठाओ, जिन्होंने दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि को, ऊंचा हाथ उठाओ। काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोग ऐसे भी जिनको नहीं देखा है, कोई बात नहीं। तो दादी की, कल दादी का स्मृति दिवस है, तो दादी का हम सबका आह्वान भी करेंगे, है ना। हमारी दादी कैसे हमको करती थी, वो दादी, आज शाम को फिल्म भी देखना दादी की, कैसी थी हमारी दादी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ऐसी दादी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।